तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा जाओ अपने टीचर सीटू के पास होता है। टीचर सीटू वहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करवा रही होती है। तो हमारा जाओ अपने टीचर के पास काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। उसे अपने टीचर के ऊपर गुस्सा होता है कि वो उसको बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर सिखा रही है। ट्रेनिंग करने के बाद वो वापस आता है, थक कर सो जाता है और यहीं पर वो हमें बताता है कि जी डीमन फार्मूला की वजह से आप वो अपनी बॉडी के अंदर जो डीमन फोर्स है उसको भी गैदर कर सकता है, यानी कि जान फोर्स को वो डीमन फोर्स में चेंज कर सकता है, वो भी ब्लडलेस फार्मूला की वजह से। जाओ कहता है लगता है कि मैं 2 से 3 महीनों में बहुत ही जल्दी वॉरियर लेवल पर पहुंच जाऊंगा। फिर साथ ही माना जाओ कहता है अब जबकि मेरे पास सोर्स था डीमन ब्लड नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही जल्दी इस डीमन अबिस में जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद डीमंस का शिकार करते हुए अपने डीमन फोर्स को बढ़ाना होगा। तो माना जाओ ये सोचने के बाद अपनी टीचर सीटू के पास आता है। वो टीचर सीटू के दरवाजे के पास पहुंचता है तो वहाँ पर एक लड़का पहले से खड़ा होता है। वो उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? इस वक्त तुम यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे प्रिंस अंदर है और वो टीचर सीटू के साथ बात कर रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ सोच रहा होता है यहाँ पर हो क्या रहा है। जाओ उसके बारे में सोच रहा होता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है कौन? तो हमारा जाओ बाहर से चिल्लाकर कहता है टीचर सीटू मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं आपसे मिल सकता हूँ? तो उसी वक्त वो लड़का जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर चिल्लाकर उन लोगों को डिस्टर्ब करने की? जैसे वो हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने लगता है उसी वक्त टीचर सीटू बाहर निकलती है और उसे कहती है यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे डिसाइपल को पंच मारने की? जो भी मेरे डिसाइपल को हाथ लगाएगा मैं उसको मार डालूंगी। टीचर सीटू और प्रिंस अंदर से बाहर निकलती है। प्रिंस कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मेरे आदमी ने यहाँ पर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे डिसाइपल को यहाँ पर ऑफेंड किया। तो ये थर्ड प्रिंस है और इसका नाम हीवन जी है। तो हीवन जी सीटू से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में गौर करना चाहिए, जो भी मैंने तुम्हें यहाँ पर कहा है के बारे में सोचने के बाद मुझे जवाब देना। फिर वो हमारे जाओ की तरफ देखता है और कहता है लगता है कि तुम ही जाओ जुई हो, तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो गए हो। साथ ही वो उसे कहता है तुमसे बाद में मिलते हैं और जाकर अपनी वैगन में बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो थर्ड प्रिंस के वहाँ चले जाने के बाद टीचर सीटू एक लंबा सांस लेती है और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद हमारी टीचर सीटू जाओ से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रिंस से दूर रहो, इसके साथ कोई पंगा मत लेना, अगर तुम दोनों में फाइट होती है मैं तुमको यहाँ पर बचा नहीं पाऊंगी क्योंकि वो थर्ड प्रिंस है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है। साथ ही टीचर सीटू से कहती है आप मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ पर आने की क्या वजह है, तुम क्या करने के लिए आए हो? जाओ उसे कहता है मुझे लगता है कि मैं अपने लेवल को अपग्रेड करने वाला हूँ, तो इसी वजह से होपलेस डीमन अबिस में जाने की इजाजत चाहिए, मैं होपलेस डीमन अबिस में जाना चाहता हूँ। ये सीटू उसे कहती है नहीं मैं तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भेजने वाली, वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स और डीमंस हैं जो कि इतने पावरफुल है कि तुम्हें आसानी से मार सकते हैं, इसलिए तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। जाओ से कहता है मास्टर ब्यूटी मैं वहाँ पर कौन सा गहराई में जाने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के ऊपर रहूंगा और वहाँ पर जो छोटे मोटे डीमंस होंगे उन सभी को मार कर काम चला लूंगा। सीटू से कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, लेकिन तुम अभी नहीं जा सकते। साथ ही वो अपने पास से काफी सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स निकालती है और उसे कहती है इन सारी मार्शल आर्ट्स की बुक में से कोई एक मार्शल आर्ट्स की बुक अपने पास ले अपने लिए चूज कर लो और उस मार्शल आर्ट की बुक को अच्छी तरह से मास्टर करना, उसके बाद जो भी टेक्निक लिखी होगी। वैसे भी होपलेस डीमन अबिस में जाने की बात रही तो 1 महीने के बाद तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तुम्हारा कंपटीशन जो कि होपलेस डीमन अबिस में ही होने वाला है। वहाँ पर रिच के ऊपर जाकर तुम्हें बहुत सारे डीमन और मॉन्स्टर्स का शिकार करना होगा। उस वक्त तुम वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस किताब के अंदर लिखी हुई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर करना होगा। तुम्हारा जाओ से देखती पहुंचता खुश रहता है और कहता है मास्टर क्या वाकई में यहाँ पर मुझे एडवांस लेवल के यंग जनरल की मार्शल बुक्स देने वाली हैं? तुम्हारा जाओ उनमें से एक बुक को पसंद करता है तो टीचर सीटू से कहती है ये बहुत ही अच्छी बुक है, तुम्हें इस टेक्निक को लेकर इसको मास्टर करना होगा, तुम्हारे पास पूरी 1 रात है, 1 रात में तुम्हें इसके अंदर जितने भी तलवारबाजी के फार्मूलाज लिखे हुए उन सभी को मास्टर करना होगा। फिर साथ ही वो उसकी तशरीफ पे किक मारते हुए उसे घर से बाहर फेंक देती है और कहती है चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। हमारा सीटू बाहर गिरते हुए कह रहा है मास्टर ब्यूटी लेकिन तुमने मुझे एक तलवार तो दी ही नहीं, तो फिर मैं इसको तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर कैसे करूंगा? जाओ वहाँ से आने के बाद वापस की तरफ चल पड़ता है और कहता है मेरे पास एक तलवार तो नहीं है, लेकिन मेरे पास टूटी हुई वो हेलबर्ड है जो कि वो गॉडली वेपन है, मुझे लगता है कि मुझे उसी को यूज करना पड़ेगा। जब मैं अपनी टीचर सीटू से मिलूंगा तो मैं उसे कहूंगा कि मुझे हेलबर्ड को यूज करने का कोई फार्मूला दे। जाओ अपनी बुक को लेकर वापस की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है कि उसी वक्त वो लड़का उसके सामने खड़ा होता है जो कि प्रिंस का नौकर है। वो उसे कहता है लड़के चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, थर्ड प्रिंस तुमसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में थर्ड प्रिंस के रेजिडेंस का दिखाया जाता है। थर्ड प्रिंस अपने रेजिडेंस में प्रैक्टिस कर रहा होता है। थर्ड प्रिंस अपनी कोर्टयार्ड में प्रैक्टिस करते हुए अपने पंच को रेडी करता है और सामने एक बड़े से चट्टान होती है, वो उसके ऊपर पंच मारता है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। हमारा शाह वहाँ पर पहुंचता है, ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। प्रिंस उसकी तरफ देखता है और कहता है जाओ जी तो फाइनली तुम यहाँ पर आएंगे। तो हमारा प्रिंस उसे कहता है जी हाइनेस मैं यहाँ पर आ गया हूँ। उसका साथी वहाँ पर चिल्लाकर कहता है चलो जल्दी से अपने घुटनों के बल हो जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है किसी प्रिंस के सामने किस तरह पेश आती है, यहाँ पर अपने घुटनों के बल नीचे झुक जाओ
जाओ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा शोर मचाते हो, चुपचाप साइड पर खड़े क्यों नहीं रहते। थर्ड प्रिंस अपने उस बंदे से कहता है तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर दबाव डालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि ये कौन है, ये जनरल लॉन्ग का दामाद है और हम लोग सेम जनरेशन से हैं, इसी वजह से इसे मेरे सामने जो घुटने की टेकने की जरूरत नहीं है, प्लीज हमें अकेला छोड़ो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तो थर्ड प्रिंस हमारे जाओ को अपने साथ लेकर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। जाओ से कहता है मैं यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि थर्ड प्रिंस को मुझसे क्या चाहिए, आपने मुझे यहाँ पर क्यों इनवाइट किया है। थर्ड प्रिंस उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि जनरल लॉन्ग मेरे एक बहुत ही रेबल एल्डर है, तुम्हारे बारे में काफी लंबा अरसा पहले सुना था, मैं पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ, तो वाकई मेरे जूनियर ब्रदर। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है फ्यूचर में तुम्हारे लिए कोई भी डिफिकल्टी क्रिएट होती है तो तुम मुझसे जरूर कहना, मैं तुम्हारे उस मसले को जरूर हल कर दूंगा। हमारा जाओ सोच रहा होता है ये अचानक से इतने ज्यादा अच्छे से क्यों बात कर रहा है, थर्ड प्रिंस को ऐसी क्या पड़ी है कि ये मेरे साथ इतने अच्छे से बात करे, मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव जरूर है, ग्रैंडबा के खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहा है या प्लान बना रहा है। हमारा जाओ से कहता है जो हाइनेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्कूल में जितने भी सीनियर ब्रदर्स और सीनियर सिस्टर्स हैं वो लोग सभी लोग मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे से पेश आते हैं, कोई भी मुझे वहाँ पर बुली नहीं करता, इसी वजह से मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको मेरी मदद करने की भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही थर्ड प्रिंस वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे जाओ को डराने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। जब वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है तो वो एक बड़ा सा ड्रैगन होती है, ये देखकर तुम्हारा जाओ भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है और उसे कहता है मैंने बस ये कहा है कि मैं अकेले बैठकर कल्टीवेट करना चाहता हूँ, मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेले कल्टीवेट करूंगा। थर्ड प्रिंस उसकी बात सुनने के बाद से कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अगर तुम अकेले में बैठकर कल्टीवेट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन मेरी ऑफर अभी भी वैलिड है, अगर कभी भी तुम्हारे सामने कोई मुश्किल क्रिएट होती है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, तुम मुझसे मदद ले सकते हो। मैं जाओ उसे कहता हाँ ठीक है। फिर साथ ही वो उसे कहता है एक और बात मैं तुम्हें बताना भूल गया, मास्टर सीटू चिंग के नए डिसाइपल हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी मास्टर सीटू बहुत ही जल्दी मेरी इंपीरियल कंकुबाइन बनने वाली है, इस वजह से तुम्हें उसका पीछा छोड़ना होगा, अगर तुम्हारे दिल में कोई इस तरह का ख्याल है तो उसको निकाल दो। हमारा जाओ उसकी बात सुनने के बाद बहुत सा घबरा जाता है। जबकि प्रिंस वहां से चला जाता है, जाओ सोच रहा होता है बंदे ने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा बुली किया, इसने मुझे यहाँ पर धमकी भी दे दी कि मैं यहाँ पर कमजोर हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता तो फिर मैं इसको कभी भी अपने आप के साथ ये सब कुछ करने नहीं देता, चाहे ये प्रिंस ही क्यों ना होता, इसे भी मेरे सामने रिस्पेक्ट से बात करना पड़ती। नेक्स्ट सीन नीचे सीटू के घर का दिखाया जाता है। जाओ अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर करने के बाद अगले दिन वहाँ पर पहुँचता है तो मास्टर से पूछ रही होती है क्या बताओ कि तुमने क्या सीखा है। उसको बताता है कि इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मूव्स है, लेकिन इन दोनों मूव्स की फुल पावर को तभी एक्सर्ट किया जा सकता है हमारे पास जॉन जनरल लेवल की पावर होगी। तो टीचर सीटू अपने पास एक तलवार उसकी तरफ फेंक दिया और उसे कह दिया इस तलवार को अपने पास रखो, मार्शल आर्ट्स के मूव तुमने सीखे हैं उनको इस तलवार के साथ जाकर प्रैक्टिस करो, अब ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम इस तलवार की पावर को यूज कर पाते हो या नहीं, तुम इस तलवार की पावर को निकाल पाते हो या नहीं। तो जाओ इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी तलवार को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। वो वापस आने के बाद अपनी तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि उसका मंकी वहीं पर एक पत्थर के ऊपर आराम से सो रहा होता है। फिर प्रैक्टिस करते करते जब हमारे जाओ की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो वो जल्दी से भागता वहाँ पर आता है, गुस्से के साथ उठाकर उसे कहता है बेवकूफ मंकी कहेंगे, सारी की सारी जड़ी बूटियां खा ली, जितनी जड़ी बूटियां मैंने पूरे 1 साल के लिए इकट्ठा करके रखी हुई थी वो सारी तुम खा गए हो, तुम हर वक्त यहाँ पर सोए रहते हो और कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तुम कल्टीवेशन भी नहीं कर रहे हो, ना ही तुम्हारी पावर्स आगे बढ़ रही है, कहीं तुम फेक मंकी तो नहीं हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो मंकी भी आगे से काफी गुस्सा हो जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। ये दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो लैन वहाँ पर आती है और उसे कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। साथ ही वो जाओ से कहती है चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, बाहर क्लाउड को कुछ लोग मार रहे हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे हैं। जाओ उसके साथ जल्दी से भागता हुआ बाहर निकलता है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मेरे साथ आओ। वो जल्दी से उसे अपने साथ लेकर बाहर आ जाती है। एक सीन में उस टेस्ट साइट का दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग डमीज से फाइट करते हैं, वहीं पर बाहर हमारे लोग कुछ लोगों को दिखाते हैं जो कि क्लाउड को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। ग्राउंड के ऊपर गिरा होता है, वो सभी लोग उसे किक मार रहे होते हैं। जाओ जल्दी से भागता वहाँ पर जाता है और उन सभी लोगों को पीछे हटाकर कहता है सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त क्लाउड के ऊपर अटैक करने की। वो सभी लोग उसे कहते हैं तुम तो जाओजुई हो, क्या तुम यहाँ पर इस कमीने के लिए खड़े होने के लिए आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसको बचा सकते हो। क्योंकि उन लोगों ने क्लाउड को बहुत ही बुरी तरह से पीटा होता है। वो भी उसे कह रहा होता है ब्रो तुम यहाँ से जाओ। जाओ काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उन लोगों से कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर हमारे क्लाउड ने क्या किया है, जो भी वजह हो तुम्हें इससे माफी मांगना होगी, यहाँ पर इससे माफी मांगो और उसके बाद क्लाउड इसी तरह तुम लोगों को पीटेगा जिस तरह तुम लोगों ने क्लाउड को पीटा है और उसके बाद हम लोग इस बात को यहीं पर रफा दफा कर देंगे। यहाँ पर एक यंग मिस होती है और उसके साथ उसके साथी होते हैं। तो यंग मिस वहाँ पर कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर टीचर सीटू के स्टूडेंट हो, इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर किसी के भी काम में टांग अड़ा सकते हो। तो यंग मिस उसे कहती है इस लड़के ने यहाँ पर मुझे मोलेस्ट किया है, इसने मुझे छेड़ा है, इसी वजह से इसे मार पा रही है, तुम भी यहाँ पर इसको बचाने की कोशिश करोगे तो हम लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। फिर साथ ही वो अपने साथी से कहती है जैन जल्दी से आगे बढ़ो, इसे फिर से पीटना शुरू करो। माना क्लाउड उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अनलकी हूँ कि तुम्हारे साथ जो दूसरी लड़की गुजर कर जा रही थी मैंने उसे खूबसूरत
खूबसूरत कहा था, मैंने तुम्हें तो खूबसूरत कहा ही नहीं, लेकिन तुमने तो मेरी एक्सप्लेनेशन को भी सुना नहीं। मैंने तुम्हें बताया भी कि मैंने तुम्हें नहीं कहा, फिर भी तुमने जहाँ पर मुझे पीटना शुरू कर दिया। वो लड़की फिर से गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तुम मेरे सामने दूसरी लड़की को खूबसूरत कह रहे थे और मुझे तुमने खूबसूरत क्यों नहीं कहा। फिर साथ ही वो चैन से कहती है चैन तुम इंतजार किसका खा रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसे थप्पड़ मारो। तो उसके साथ ही उसे कहते हैं योर हाइनेस हम लोग इस लड़के याओ जुई को ऑफेंड नहीं कर सकते, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, लोग इसके साथ यहाँ पर बातें तो कर सकते हैं लेकिन फाइट नहीं करेंगे। याओ उन लोगों से कहता है लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे दोस्त से माफी नहीं मांगने वाले, अगर तुम लोग यहाँ पर माफी नहीं मांगोगे तो फिर बाद में मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ रूड हूँ। वो लोग भी उसे कहते हैं याओ जुई तुम्हारे यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना बाद में तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जबकि हमारा याओ उनसे कहता है अपनी बकवास बंद करो और तुम सभी लोग एक साथ आ जाओ। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन हमारे याओ के घर का दिखाया जाता है। वो क्लाउड को अपने साथ अपने घर ले आता है और वहीं पर वो चिल्लाकर उसे कह रहा होता है वो कमीनी औरत वो बहुत ज्यादा बुरी है, उसे क्या लगता है कि वो यहाँ पर इस तरह का कुछ भी कर सकती है। हालांकि मैंने तो उसको बिल्कुल भी कुछ भी कहा ही नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदसूरत थी। जबकि याओ उसकी बातें सुनने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता और गुस्से के साथ उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम अभी भी उस प्रिंसेस के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो, मैं वहाँ पर टाइम के पर नहीं पहुँचता तो अब तक तुम यहाँ पर नहीं होते, तुम्हें तो मार पड़नी ही चाहिए, तुम्हें कहा किसने था जाकर लड़कियों को छेड़ो। के साथ ही क्लाउड से कहता है ब्रो तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम हो, तुमने वहाँ पर उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटा। तो यहीं पर हमें बैक फ्लैश सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा याओ लड़कों को पीट रहा होता है। तो वो लड़के जब याओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो याओ उनको बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। तो वो सभी लड़के वहाँ से मार खाने के बाद बड़ी स्पीड से भागना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। क्लाउड आगे बढ़कर हमारे याओ के साथ चिपकने की कोशिश कर रहा था जबकि याओ उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहता है मुझसे दूर रहो, यहीं पर खुद ही बैठकर हील करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। हमारा याओ क्योंकि लैन भी वहीं पर ही होती है, याओ लैन से कहता है लैन मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लैन को अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर की तरफ चल पड़ता है जबकि क्लाउड बेचारा वहीं पर रह जाता है। हमारा याओ लैन को अपने साथ लेकर बाहर गार्डन में आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद उसे कहता है लैन क्या तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पहले से एक बीवी है। मुँह पे हाथ रखते हुए से कहती है चुप हो जाओ, तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बात पहले से पता है, मुझे पता है कि तुम लॉन्ग फैमिली के सन इन लॉ हो। साथ ही वो शर्माते हुए से कहती है लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल पागल है तुम्हारे पीछे, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, पता है कि तुम शादीशुदा हो लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो वहीं पर उसके साथ ही लिपट जाती है। हमारा याओ से कहता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। उसे कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तब भी क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हो, क्या तुम मेरे साथ एक पूरा दिन गुजार सकते हो, एक पूरा दिन मेरे साथ गुजारने के बाद दोबारा तुम्हें जिंदगी में कभी भी तंग नहीं करूंगी। हमारा याओ एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल मर्द बनते हुए उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। वो उसे पीछे की तरफ उठा देता और कहता है तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता और मैं तुम्हें ये बात भी बता दूं कि मुझे कोई भी कंकुबाइन नहीं चाहिए, यानी कि अपनी वाइफ के अलावा मैं किसी भी दूसरी औरत के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। उसे पीछे की तरफ उठा देता और कहता है तो आज के बाद तुम मुझे बिल्कुल भी तंग मत करना, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा लड़का यहाँ पर जरूर होगा जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करेगा। और हमारा याओ उसका दिल तोड़ने के बाद वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है जबकि लैन बेचारी वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। वो वहीं पर बैठकर रो रही होती है कि उसी वक्त केट नैनकली वहाँ पर पहुंच जाती है। उसे रोता हुआ देखकर उसे कहती है तुम्हें क्या हुआ। फिर साथ ही उसे कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस लड़के के पीछे घूमना छोड़ दो, उस लड़के को प्यार किया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, वो लड़का इस लायक नहीं है कि कोई उससे प्यार कर सके। मुझे लगता है कि तुम्हें जिंदगी में उस लड़के से बहुत ही अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सीन हमें फिर से डमी टेस्ट रूम के बाहर का दिखाया जाता है। याओ डमी टेस्ट लेने के लिए फिर से वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर जो लड़के पहले से खड़े होते हैं वो सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं देखो याओ यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इस बार इस लड़की के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है क्योंकि इस बार इसका सामना जिन लड़कों के साथ होने वाला है हमारे सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं और सीनियर्स वो सारे के सारे जान जनरल लेवल के स्टूडेंट एक्सपर्ट्स हैं। इस वजह से हमें नहीं लगता कि अब ये लड़का याओ इन सभी के सामने टिक पाएगा। याओ जैसे वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर पहले से कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। उन लोगों ने फिर से क्लाउड को पकड़कर वहाँ पर बहुत ज्यादा पीटा होता है और उस क्लाउड बेचारे को अपने पाँव के नीचे रखकर एक ब्लैक प्रिंस खड़ा होता है। तो ब्लैक प्रिंस नहीं, ब्लैक कपड़ों में जो खड़ा होता है वो प्रिंस होता है। क्लाउड बेचारा मार खा के वहाँ पर बड़ा होता है और साथ ही वो अपने ब्रो की तरफ देखकर उसे कहता है ब्रो प्लीज जल्दी से यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत रुको, ये बहुत ज्यादा टफ है। याओ उन लोगों से कहता है चलो जल्दी से मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। प्रिंस आगे से हमारे याओ से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को बुली करने की, क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन हैं? इस वक्त उसका एक चमचा आगे बढ़ता है और हमारे याओ से कहता है लड़के तुम्हें पता है कि ये ब्लैक ड्रेस में जो लड़का है ये कौन है? ये पर्सिया डायनेस्टी का प्रिंस है। अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, जल्दी से यहाँ पर इसके सामने अपने घुटने टेको और नाक रगड़कर माफी की भीख मांगो। जबकि उसी वक्त हमारा याओ उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और उसे गिरा देता है और कहता है ये किसका कुत्ता है जो यहाँ पर इतना भौंक रहा है। तो उसी वक्त प्रिंस का एक और साथी जल्दी से आगे बढ़ता है हमारे याओ को पंच मारने के लिए, जबकि हमारा याओ वहाँ पर अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है वो बड़ी स्पीड से घूमता है, उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और उस लड़के को समझ भी नहीं आती कि इसकी कितनी स्पीड है। याओ जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और फिर से मून वाले टैक्टिक को यूज करते हुए पीछे वाली साइड से आकर जकड़ लेता है और साथ ही उसको दबाते हुए उस बेचारे की पसलियां तोड़ देता है, जिससे वो लड़का वहीं पर नीचे गिर जाता है। देखने वाले बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि याओ जुई यहाँ पर अपने जी डीमन फार्मूला को यूज कर रहा है, इसकी जो पावर्स है जो बिल्कुल डीमंस के जैसी हैं।
ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसने यहाँ पर 2 सीनियर्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही एक अटैक में यहाँ पर हरा दिया है। प्रिंस भी ये देखने के बाद काफी हैरान होता है। तो प्रिंस के पास अभी भी उसका ट्रम्प कार्ड होता है, उसका नाम ज़ीटाई होता है। वो ज़ीटाई से कहता है, ज़ीटाई तुमने देखा ना ये लड़का कितना स्किलफुल है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, अपनी पूरी कोशिश करना इस लड़के को मारने की, से मार डालो। ज़ीटाई उसे कहता है, जी प्रिंस जो आपका हुक्म, मैं अभी जाकर इसको मार कर आता हूँ। लेकिन मारने से पहले मैं यहाँ पर आपके सामने इसको घुटने टेकने में मजबूर करूंगा, तो आप क्या आके आपके सामने घुटने टेक कर जो माफी की भीख मांग सके। जबकि क्लाउड बेचारा वहाँ पर रो रहा होता है और कहता है, ब्रो प्लीज यहाँ से चले जाओ, इनके साथ फाइट मत करो, ये सीनियर्स हैं, ये तुमसे स्ट्रॉन्ग है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है, इसके बाद मैं भी इस तरह कमजोर नहीं रहूंगा, मैं भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। पर यहाँ पर मेरे ब्रो को मेरी मदद करने के लिए ना पड़े, मैंने उसे भी खतरे में डाल दिया है। तो माना जाओ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और ज़ीटा के साथ फाइट करने के लिए रेडी होता है। जबकि उसी वक्त पीछे से आवाज आती है, कोई कहता है कोई भी यहाँ पर मेरे भाइयों को तंग नहीं कर सकता। फी चैंग भी यहाँ पर पहुंच जाता है। फी चैंग जो कि सैक्रिफिकेशन में कल्टीवेट करने के लिए गया था, वो वहाँ पर आता है और कहता है, क्लाउड जुई प्लीज मुझे माफ करना, यहाँ पर आने में देर हो गई, मुझे जैसे पता चला मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। जाओ उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसकी तरफ हल्का सा देखकर मुस्कुराता है और उसे कहता है, हाँ अब चलो अब दोनों भाई मिलकर इनको मजा चुकाते हैं। फी चैंग उन लोगों से कहता है, हालांकि तुम लोग हमारे सीनियर्स और पिछली क्लास के स्टूडेंट्स हो, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर हमें से किसी को भी तंग नहीं कर सकते, स्पेशली तुम लोग मेरे भाइयों को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकते। टाइम से कहता है, तुम कौन हो जो जहाँ पर आकर बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो। हमारा जाओ से कहता है, हम लोग जो भी हैं तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तो इस वक्त मेरे इलाके में खड़े हो और जहाँ पर आकर तुम लोग जहाँ पर मुश्किल क्रिएट कर रहे हो, मेरे भाइयों पर अटैक कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम लोग शायद आसानी से वापस जा पाओगे। लेकिन साथ ही हमारा जाओ और फी दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डुअल मैच होने वाला है। फी की फाइट ज़ीटाई के साथ होगी, जबकि प्रिंस की फाइट हमारे जाओ के साथ होगी। तो ब्लैक प्रिंस अपनी पावर्स को रिलीज करता है और हमारे जाओ से कहता है, लड़के आज मुझे काफी दिनों के बाद यहाँ पर फाइट में मजा आएगा, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ कि कभी भी किसी प्रिंस के साथ पंगा मत लेना। जाओ यहाँ पर अपनी ड्रैगन फार्मूला को यूज करते हुए ड्रैगन पावर्स को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से प्रिंस वहाँ पर अपनी टाइगर की पावर्स को यूज कर रहा होता है। ब्लैक प्रिंस की बहन उसे कहती है, ब्रदर मैं चाहती हूँ कि तुम इसको बहुत ही बुरी तरह से हराओ, क्योंकि मैं इसको अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ, उसके बाद में से अपना पालतू कुत्ता बना लूंगी। उसे कहता है, बहना तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार मुझे इसके साथ फाइट तो करने दो, उसके बाद देखो जिसके गले में तुम्हारी रस्सी होगी। साथ ही वो अपने पंजे में पावर को रिलीज करते हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा जाओ भी अपने पांच में पावर को रेडी करता है और उसके पंच के साथ पंच टकराता है। वो दोनों अपने पंचेस को टकराते हैं, उन दोनों की पावर्स काफी ज्यादा होती है। क्लाउड भी उठकर बैठ जाता है और उनको फाइट करते हुए देखकर कहता है, ये लोग तो यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, एक तरफ जाओ फाइट कर रहा है, दूसरी तरफ फी फाइट कर रहा है, इसके दोनों भाई यहाँ पर इसको बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं। क्लाउड इन लोगों को यहाँ पर फाइट करते हुए देखता है तो वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो वहाँ पर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है, वो वहीं पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। ब्रेक थ्रू करने से उसको जबरदस्त एनर्जी मिलती है। क्लाउड उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे दोनों भाई यहाँ पर मुझे बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी यहाँ पर फाइट करनी चाहिए। तो वहाँ पर साइड के ऊपर प्रिंसेस और साथ में उसका एक और चमचा खड़ा होता है। वो लोग साइड पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। क्लाउड उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो सबसे पहले लड़के के ऊपर अटैक करता है। प्रिंसेस चलाकर उसे कहती है, कमीने कहीं के मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो क्लाउड उसे कहता है, चलो फिर देखते हैं यहाँ पर कौन किसको मारता है। तो दूसरी तरफ शाह और प्रिंस की फाइट दिखाते हैं। शाह और प्रिंस वहाँ पर एक दूसरे के साथ जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं। प्रिंस चिल्लाकर उसे कहता है, हालांकि तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। आज तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है मेरे हाथों से मरना। और वो अपने स्पेशल मूव जिसका नाम सीरियल बीट ब्लास्टिंग होता है उसको यूज करता है। शाह कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपनी पावर्स को कंसील नहीं करना, अगर मैं कंसील करूंगा तो फिर मैं तुमसे फाइट में हार जाऊंगा। वो भी अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है। साथ ही वो मिलिट्री की बॉक्सिंग टेक्निक के सेकंड मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो दोनों जब अपनी एनर्जीज को टकराते हैं, वहाँ पर फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है। ब्लैक प्रिंस उसे कहता है, लड़के तुमने तो यहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज कर दिया। तुम्हारा जाओ उसे कहता है, क्योंकि तुम यहाँ पर मुझे मारने वाले थे और तुम यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रही हो, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज करना पड़ा। साथ ही हमारा जाओ यहाँ पर अपने जी डीमन फार्मूला को यूज करता है तो उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। जाओ उसे कहता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है या फिर मैं किसी को भी यहाँ पर अलाउ नहीं करूंगा जो मेरे भाइयों को इंसल्ट कर सके। इसी के साथ ही हमारा जाओ उसकी चेस्ट में एक जबरदस्त पंच मारता है। इसी पंच के साथ ब्लैक प्रिंस के मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। साथ ही वो सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसकी फोर्स तो मुझसे बहुत ज्यादा है। कि इस लड़के के पास इनबॉर्न पावर्स हैं जो कि इसकी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद हैं। हालांकि इसका कल्टीवेशन लेवल लो है। जैसे तो एकेडमी के बहुत सारे टीचर्स इसको अपने डिसाइबल बनाना चाहते हैं कि इस फाइट को जीतने का मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और हमारा जाओ उसके सामने खड़ा होता है। यानी कि ब्लैक प्रिंस वहाँ पर हमारे जाओ के सामने अपने घुटने टेक देता है। ये सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस ब्लैक प्रिंस का नाम बॉरलॉग होता है। वो सभी देखने वाले कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रिंस बॉरलॉग इसके सामने कैसे हार गया, ये तो सीनियर था। दूसरी तरफ हमारे फी की तरफ भी दिखाते हैं। फी ने वहाँ पर ज़ीटाई को हरा दिया होता है। वो ज़ीटाई को मारने पीटने के बाद से घसीटता वो वहाँ पर ले आता है। और तीसरी तरफ भी दिखाते हैं कि हमारे क्लाउड ने प्रिंसेस और उसके साथ जो उसका चमचा होता है उन दोनों को भी खूब सारा पीटा होता है। और उन दोनों को पीटने के बाद वो वहीं पर फेंक देता है। यहाँ पर अपनी अपनी फाइट को जीतने के बाद ये तीनों भाई एक साथ
साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर खड़े होकर हंसना शुरू कर देते हैं। तभी देखने वाले कहते हैं इन लोगों ने तो सभी के सभी को हरा दिया, इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में हमारी अकेडमी से नए किंग्स निकलने वाले हैं। हमें तो लगता था यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 2 किंग है, लेकिन लगता है कि क्लाउड भी इनके साथ साथ आगे बढ़ रहा है। क्लाउड भी एक दिन रूकी किंग बन जाएगा। क्लाउड वन, फी चैंग और इसके साथ साथ याओ शुई जो कि पहले से फेमस है, ये तीनों इस फाइट के बाद बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं। कहते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर इन लोगों ने फाइट की थी वहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान होता है। फाइट के बाद वहाँ पर जो बिल्डिंग होती है वो बुरी तरह से टूट फूट जाती है और वहाँ पर काफी सारा नुकसान होता है। तो ये सभी लोग मार खाने के बाद वहाँ से जा रहे होते हैं। यहीं पर एक एल्डर भी होती है, वो एल्डर वहाँ पर आते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद वो उन तीनों से कहते हैं तुम तीनों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। पर जो कुछ भी नुकसान हुआ है उस सारे की भरपाई हम लोग खुद से कर देंगे। तो वो तीनों इस टीचर से कहते हैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद फी चैंग हमारे क्लाउड से कहता है क्लाउड मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ, अब खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा शाओ कहता तो फिर ठीक है, हम सभी लोग अपनी अपनी अचीवमेंट्स को कंसोलिडेट करते हैं। हमारा शाओ फिर से अपने रूम में वापस आ जाता है। अपने रूम में वापस आने के बाद वो बैठ कर कल्टीवेट कर रहा था। कल्टीवेशन करते हुए हमें बताता है डीमन ब्लड पीने से उसकी स्पीड भी बढ़ती है और साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जितना ज्यादा वो डीमन ब्लड पीता है उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ और जान एनर्जी बढ़ती जाती है। हमारा शाओ कहता है मुझे फिलहाल के लिए टॉप जनरल लेवल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अभी क्योंकि मैं सोल्जर लेवल पर हूँ। मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करता हूँ तो मैं बहुत ही जल्दी एक टॉप लेवल का वॉरियर बन सकता हूँ और वॉरियर लेवल पर पहुंचने के बाद मेरी एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर मैं एक वॉरियर लेवल तक पहुंच जाता हूँ तो उसके बाद मैं एक जनरल लेवल के एक्सपर्ट के साथ बड़ी आसानी से फाइट कर सकता हूँ। शाओ उसके बाद आगे बढ़ता है, अपने कपड़े पहन लेता है और जाकर लिटिल मंकी से कहता है लिटिल मंकी तो जल्दी से मेरे साथ आओ, हम लोग बाहर ड्रिंक करने के लिए जाने वाले हैं। तो मंकी भी जल्दी से जाम करते हुए उसके कंधे के ऊपर बैठ जाता है। शाओ उसके साथ लाड खा रहा था, फिर साथ ही उसे कहता है हम दोनों को मिले हुए कितना लंबा अरसा हो चुका है, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैं तुम्हें लिटिल ब्रदर कहा करूंगा, लेकिन असल में तुम एक मंकी हो, तो फिर मैं तुम्हें क्या कहा करूँ। लिटिल मंकी कहना तो थोड़ा बिल्कुल ठीक नहीं होगा, मुझे तुम्हारे लिए यहाँ पर एक नाम सोचना होगा क्योंकि तुम्हारे 6 कान है, तो क्यों ना मैं आज की बात से तुम्हें 6 ईयर कहा करूँ। तो मंकी भी उसकी बात सुनने के बाद काफी बुरा सा रिएक्शन देता है, जैसे कि उसको अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शाओ उसे कहता तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम्हारा नाम 6 ईयर होने वाला है। साथ ही उसे कहता है चलो चलते हैं, जाकर हम लोग ड्रिंक करते हैं। फिर साथ ही वो क्लाउड फी से कहता है क्लाउड फी चलो मेरे साथ, हम लोग ड्रिंक करने के लिए जाने वाले हैं। और उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि इस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे चेहरे के ऊपर बैंडेजेस लगी हुई है, अगर मैं इस हालत में तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा तो लड़कियां मेरे बारे में देखकर क्या सोचेंगी, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। और उसे कहता है क्यों ना तुम बाहर जाकर कुछ ड्रिंक्स खरीद कर यहीं पर ले आओ, ड्रिंक और वाइन्स ले आना, हम लोग यहीं पर बैठ कर दिल भर कर पियेंगे, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा शाओ से कहता है अच्छा ठीक है फिर ऐसा ही करते हैं, मैं ड्रिंक्स खरीद कर लाता हूँ। वो वहाँ से बाहर चला जाता है और शाम के वक्त ये लोग टेबल के ऊपर बैठे होते हैं, उन लोगों ने ड्रिंक्स खरीद कर लाए होते हैं। हमारा क्लाउड अपने ग्लास को भरता है, उन दोनों से कहता है मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसे 2 भाई मिले हैं ना, हम लोग यहाँ पर अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा पक्का कर ले। आज हम लोग आपस में जाम टकरा कर आपस में एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम लोग एक दूसरे के स्वयं ब्रदर्स हैं। आज के बाद हम तीनों एक दूसरे के साथ हर एक चीज को शेयर करेंगे, फिर चाहे वो कुछ भी हो, दुख हो, दर्द हो, खुशी हो या गम हो, जो भी हो। उसे कहता हाँ ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लगता है तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, तो फिर ठीक है मैं भी यहाँ पर करने को तैयार हूँ, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अच्छी लगती है और स्कूल में तुम मेरे दोस्त हो, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर स्वयं ब्रदर बन जाए, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद है। अपना शाओ भी उनसे कहता है मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो तीनों वहाँ पर अपने अपने जाम टकराते हैं और उसके बाद अपने जाम को पी जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर कसम खा लिया कि ये तीनों एक दूसरे के भाई बन जाएंगे। ये तीनों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूरी रात ड्रिंक ही करने वाले हैं और एक दूसरे के साथ इसी तरह के वादे करने वाले हैं कि एक दूसरे के साथ हमेशा साथ देंगे, गम में खुशी में, किस्म के हालात में एक दूसरे का साथ देंगे। इसी वजह से ये बार बार यहाँ पर अपने ग्लास को उठाते हैं और बार बार से भी बात कह रहे हैं। यहाँ पर इन सारी बातों को मैं स्किप कर देता हूँ। इन पर जाम टकराते हुए हमारे क्लाउड से रहा नहीं जाता और बातों बातों के बीच में वो उनसे कह देता है चलो आज के बाद स्कूल में जितनी भी लड़कियां उन सभी को मिलकर डेट करेंगे। ये बात सुनते ही फी और जाओ दोनों उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर बुरा सा रिएक्शन देते हैं और फिर साथ ही वो तीनों वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। इसी हमारा नेक्स्ट सीन यंग मास्टर ची का दिखाया जाता है। यंग मास्टर ची अपने रूम में बैठा होता है, बहुत सा गुस्से में होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, इतनी स्पीड के साथ इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ये तो बहुत ही जल्दी किंग लेवल तक पहुंच जाएगा और मेरे हाथ से भी निकल जाएगा, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसके साथ उसकी जो लड़की होती है, शायद इसकी नौकरानियां या जो भी है, वो उसे कहती है पॉरलॉक जो कि पर्सिया डायनेस्टी का प्रिंस है, उनकी डायनेस्टी में 2 पावरफुल एल्डर्स हैं। क्या लगता है कि इतनी बुरी तरह से मार खाने के बाद एल्डर्स यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, मुझे तो लगता है कि उनके एल्डर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, वो जाओ को मारने की कोशिश करेंगे। यंग मास्टर ची से कहता हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, मैं उन दोनों को जानता हूँ, वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो दोनों हमारे टॉप 10 की रैंकिंग में आते हैं। जैसे एक तो अपनी क्लास का सबसे ज्यादा पावरफुल लड़का है, लेकिन उन दोनों में से एक इस वक्त सैक्युलेशन में है, वो सैक्युलेशन में बैठकर कल्टीवेट कर रहा है, जबकि दूसरा इस वक्त नो डीमन एबिस में है। अगर वो दोनों यहाँ पर वापस आ जाते हैं, जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद हमारे जाओ शुई को उन दोनों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। हाँ अगर उसकी टीचर बीच में आ जाती है, टीचर C2 बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, तभी वो बच पाएगा। उसकी नौकरानी आके बढ़ती है और उसके कान में कुछ उसे मशवरा देती है। प्रिंस उसकी
की बात सुनने के बाद कहता है चलो फिर ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट सीन हमारे थर्ड प्रिंस का भी दिखाया जाता है। थर्ड प्रिंस के पास भी एक बंदा रिपोर्ट लेकर आता है और उसे सारी बात बता देता है कि प्रिंस बॉरलॉग और उसकी बहन के साथ क्या हुआ। झाओ शुई और उसके दोस्तों ने उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। इसी बात सुनने के बाद कहता है झाओ शुई लगता है कि ये हद से निकलता जा रहा है, तो इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में फिर से झाओ शुई के घर का दिखाया जाता है। झाओ शुई और वी चैंग दोनों एकेडमी के लिए घर से बाहर निकलते हैं और क्लाउड को गाड़ी छोड़ देते हैं क्योंकि वो काफी जख्मी और घर पर रहने वाला है। वो उन दोनों को बाय बोल देता है। लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद क्लाउड सोच रहा होता है लगता है कि टाइम आ चुका है मुझे उस फेवर को यूज करने का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपने आप को सीरियसली कल्टीवेट नहीं करवाता तो मुझे लगता है कि मैं इन दोनों से पीछे रह जाऊंगा और मुझे बार बार इनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता तो मुझे उन एल्डर से जाकर बात करना होगी। फिर साथ ही क्लाउड कहता है तो मुझे जाकर उस एल्डर से बात करना होगी, उसके बाद देखना मैं भी टॉप 10 की रैंकिंग में जरूर आऊंगा और हम तीनों ब्रो टॉप 10 की रैंकिंग में जरूर आएंगे। तो हमारा झाओ अकेडमी आने के बाद सीधा अपनी मास्टर सीटू के पास जाता है। वो मास्टर सीटू के रेजिडेंस में जाता है, दरवाजा खोलता और कहता है मास्टर सीटू कहाँ पर हो, अब मैं तुम्हारे लिए आज क्या कर सकता हूँ। तो मास्टर सीटू उसके पीछे खड़ी होती है, वो उसे धक्का देती है और कहती है तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। साथ ही उसकी तारीफ करते हुए कहती है तुमने वहाँ पर जो भी काम किया उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, सभी लोगों को पता चल गया है कि मेरा डिसाइपल कितना महान है। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि टॉप 10 की रैंकिंग में तुम्हारा फर्स्ट नंबर आए। झाओ सोच रहा होता है ये टाइग्रेस यहाँ पर इतनी अच्छे से मूड में क्यों बात कर रही है, लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ सीक्रेट चल रहा है। झाओ अपनी मास्टर से कहता है मास्टर उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था उनके ऊपर अटैक करने के लिए क्योंकि वो मेरे दोस्त को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे। फिर साथ ही हमारा झाओ अपनी मास्टर से कहता है मास्टर लेकिन ऐसा यहाँ पर रूल होना चाहिए, ये सारे के सारे सीनियर्स है जो कल हमारे साथ फाइट कर रहे थे वो सीनियर्स है, यहाँ पर आपको रूल बनाना चाहिए कि सीनियर्स जूनियर्स को तंग नहीं कर सकते, ना ही उनको बुली कर सकते हैं, ना उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। सीटू से कहती है यहाँ पर इसी तरह का रूल है कि सीनियर्स जूनियर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कोई भी एल्डर देखने के बाद भी यहाँ पर एक्शन नहीं लेता। लेकिन सभी एल्डर्स को लगता है कि अगर सीनियर्स जूनियर्स के ऊपर अटैक ना करें, उनको बुली ना करे तो जूनियर स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। जब तक वो उनके ऊपर बुली नहीं करेंगे तब तक जूनियर्स अपनी पावर्स को रिलीज नहीं करेंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा कि इस माहौल में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। इसी वजह से कुछ एल्डर्स ये सोचकर उनको रोकने की कोशिश नहीं करते, जबकि कुछ एल्डर्स ये सोचकर उनको रोकने की कोशिश नहीं करते क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कानून से ऊपर हैं। जब आपके पास स्ट्रेंथ होती है तो आपको किसी का भी डर नहीं होता, ना कि एल्डर्स भी आपको रोक नहीं सकते। झाओ जी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इसका मतलब यह है कि जब मेरे पास स्ट्रेंथ होगी इसका मतलब यह है कि मैं भी कानून से ऊपर हूँगा, मेरे सामने किसी को बुली नहीं कर पाएगा। साथ ही झाओ कहता है मुझे लगता है कि डीमन क्लैन में बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब उनका डीमन एम्परर होता है उसके सामने कोई भी अपनी जुबान नहीं खोल पाता, वो सभी लोग उससे डरते हैं। तो सीटू से कहती है क्या तुम्हें ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि यहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। झाओ से कहता है नहीं मास्टर सीटू ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस दुनिया में जिंदा वही रह पाते हैं जो कि सबसे ज्यादा फिट होते हैं, उनके कमजोर यहाँ पर मारे जाते हैं। तो मास्टर सीटू हमारे झाओ से कहती है एक बार तुम होपलेस डीमन एबिस के अंदर से अपना टेस्ट कंप्लीट करने के बाद वापस आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ अरीना में भेजूंगी। मुझे ये बताओ क्या तुम लाइफ एंड डेथ अरीना में जाकर कंप्लीट करना चाहोगे। हमारा झाओ कहता है ये क्या, आप मुझे कौन सी जगह पर भेजने वाली है, ये कौन सा अरीना है। सीटू से बताती है हमारे यहाँ पर एक बैटलफील्ड है जिसको लाइफ एंड डेथ अरीना कहा जाता है, वो बहुत ही स्पेशल बैटलफील्ड अरीना है। कैसी जगह है जहाँ पर न सिर्फ हमारी डायनेस्टी के लोग आपस में फाइट करते हैं बल्कि दूसरी डायनेस्टी से आए हुए लोग भी आपस में फाइट कर सकते हैं, यानी कि तुम किसी दूसरी डायनेस्टी के लड़कों से फाइट कर सकते हो। लेकिन उस फाइट का रूल ये होता है कि दोनों में से एक मरेगा और दूसरा जिंदा रहेगा, जो जिंदा रहेगा वही इस कंपटीशन को जीतेगा, वो इस फाइट को जीतेगा। अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर ये बैटल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तुम्हें लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट करना पड़ेगी, लेकिन वहाँ से बहुत ही कम लोग जिंदा बचकर वापस आ पाते हैं। इसी वजह से तुम्हें सोच समझ कर ये फैसला लेना होगा। आज से 3 महीने के बाद जब तुम अपने डीमन एबिस वाले टेस्ट को पूरा करने के बाद वापस आओगे मैं तुम्हें वहाँ पर भेजूंगी। उसकी बात सुनने के बाद कुछ कहने लगता है तो मास्टर से कहती है अभी के लिए रहने दो, फिलहाल के लिए तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि होपलेस डीमन एबिस में जाकर कैसे मॉन्स्टर्स का मुकाबला करोगे और अपने आप को कैसे सर्वाइव करवा पाओगे। वहाँ जब तुम वापस आओगे फिर इस बारे में सोचेंगे। साथ ही मास्टर सीटू से कहती है कल तुमने वहाँ पर 2 सीनियर स्टूडेंट्स को हराया था, वो दोनों ही सीनियर स्टूडेंट अपनी गलती को मान रहे हैं और साथ ही वो तुम्हें बदले में कंपनसेशन देने को तैयार है। मुझे बात सुनते ही कहता है क्या वाकई में वो मुझे कंपनसेशन देंगे, क्या वो मुझे हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक्स दे सकते हैं या फिर हाई लेवल के वेपन्स दे सकते हैं। मास्टर सीटू से कहती है बेवकूफ कहीं कि अगर उनके पास हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक होती या फिर वेपन होते तो फिर वो तुमसे क्यों हारते, वो तुम्हें आसानी से हरा सकते थे। हमारा झाओ कहता है अच्छा ठीक है, फिर ठीक है उन लोगों से कहना कि मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए, जो भी हो सके वो जड़ी बूटियां उनसे ले लेना, मुझे बदले में यही चाहिए। इसके बाद हमारा झाओ वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है, वो बाजार में से वापस की तरफ आ रहा होता है तो लड़कियां वहाँ पर जो खड़ी होती है वो उसे देखकर बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, ये झाओ जुई है। झाओ जुई यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, इसी वजह से लड़कियां भी उसकी तारीफें कर रही होती है। झाओ एक दुकानदार के पास जाता है, जाकर उसके पास से कुछ एलिक्सर्स खरीद रहा होता है, वो उसे 40 कहता है लेकिन ये उसके साथ बहस करके उसके पास से 30 में ले रहा होता है। झाओ जब वहाँ पर से एलिक्सर खरीद कर साइड पर मुड़ता है तो वहीं पर साथ ही एक बंदा बैठा होता है, एक बुढ़ा मास्टर अपने सामने कपड़ा बिछाया होता है और उसके ऊपर पत्थर रखे होते हैं। मंकी जैसे उसकी तरफ देखता है आंखें वहाँ पर चमकना शुरू हो जाती है, यानी कि वो उन पत्थरों को देखकर बहुत ज्यादा
एक्साइटेड हो जाता है और हमारे जाओ को उसके बालों से खींचकर पीछे की तरफ खींच रहा होता है और उसे कहता है जल्दी से यहीं पर रुको। जाओ उसे कहता है तुम्हें क्या हो गया बंदर, तुम्हें पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतरता है और जल्दी से जाकर उन पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है स्क्रीज स्क्रीज, यानी कि मुझे ये चाहिए, इनको खरीद कर दो। और जाओ उसे कहता है बंदर कहीं के, ये तो सिर्फ और सिर्फ पत्थर है, तुम्हें ये क्यों चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। जबकि मंकी उसके पाँव के साथ लिपट जाता है और उसे कहता है स्क्रीज स्क्रीज, मुझे ये चाहिए, मुझे अब चाहिए। गली में मौजूद बाकी के सारे स्टूडेंट हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि इसका बंदर पागल हो गया है, ये गली में बैठे हुए एक बंदे से पत्थर खरीदना चाहता है। हमारा जाओ कहता है अच्छा ठीक है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो उस बुढ़े मास्टर से कहता है सर ये पत्थर कितने के हैं। बुढ़ा मास्टर भी यहाँ पर बिल्कुल भी रियायत नहीं करता। वो उसे कहता है अगर तुम्हें ये पत्थर खरीदने हैं तो तुम्हें मुझे सिर्फ 10,000 गोल्ड कॉइंस देने होंगे और ये पत्थर तुम ले जा सकते हो। ये बात सुनते ही हमारा जाओ चीख मारता और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, मैं पत्थरों के बदले में तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइंस क्यों दूंगा। हमारा जाओ अपने मंकी को खींचना स्टार्ट करता है। वो उसे कहता है चलो यहाँ से चलती है, मैं जो तुम्हें नहीं खरीद कर देने वाला, ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है। जबकि मंकी वहाँ पर एक पत्थर के साथ लिपट जाता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। जबकि हमारा जाओ उसके टांगे पकड़कर खींच रहा होता है। जाओ उसे कहता है बंदर अब बस भी करो, तुम यहाँ पर इस पत्थर को नहीं छोड़ते मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर तुम यहीं पर बैठे रहना, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, तुम इन पत्थरों को खरीदोगे कैसे। तो वो बुढ़ा मास्टर हमारे जाओ से कहता है लगता है कि तुम सभी लोग अंधे हो गए हो, सबके स्पिरिट मंकी को इस बारे में पता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि स्पिरिट स्टोन्स हैं। स्पिरिट स्टोन को सिर्फ और सिर्फ एक डीमन मंकी ही पहचान सकता है। ये बात सुनते ही सामने वाली शॉप वाला बंदा उसे कहता है बुढ़े आदमी तुम तो यहाँ पर सभी को बेवकूफ बना रहे हो। ये बुढ़ा आदमी अंधा भी होता है। वो उसे कहता है ये बुढ़ा आदमी वाकई में अंधा हो गया, ये कहीं से पत्थर उठाकर यहाँ पर बैठ गया, पिछले 1 साल से यहाँ पर इन पत्थरों को रख कर बैठा हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल से किसी ने भी इन पत्थरों को नहीं खरीदा क्योंकि ये है ही पत्थर और कौन इन पत्थरों को खरीदेगा। ये 10,000 क्रिस्टल्स में यहाँ पर इस पत्थरों को बेच रहा है, इतने महंगे पत्थर कौन खरीदता है। क्योंकि अगर ये वाकई में स्पिरिट स्टोन्स होते तो ये बुढ़ा आदमी इन स्पिरिट स्टोन्स को अपने पास क्यों ना रख लेता। ये यहाँ पर नए आने वाले स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे जाओ से कहता है लड़के तुम्हें इससे बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, ये तुम्हें पागल बना रहा है। बुढ़ा मास्टर यहाँ पर हंसना शुरू कर देता और कहता है तुम सभी लोगों को बाहर से ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं लेकिन तुम सभी को हिडन सीक्रेट्स के बारे में क्या पता है, ये स्पिरिट स्टोन्स हैं। क्या उसकी बात सुनने के बाद कहता है इसने कहा कि इन पत्थरों के अंदर स्पिरिट स्टोन है या फिर इन पत्थरों को ये स्पिरिट स्टोन कह रहा है। मान तो वाकई में सच है कि 6 कान वाला जो बंदर है यानी कि मेरा मंकी स्पिरिट स्टोन्स को अच्छे से पहचान सकता है क्योंकि ये एक स्पिरिट मंकी है, इसी वजह से इसे अच्छी तरह से पहचान है स्पिरिट स्टोन्स की। मुझे भी लगता है कि इस मास्टर ने इन पत्थरों को यहाँ पर रखा हुआ है, इन पत्थरों के अंदर स्पिरिट स्टोन्स छुपे हुए हो सकते हैं। दूसरी शॉप वाला बंदा हमारे जाओ से कहता है लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर इन पत्थरों के अंदर कोई स्पिरिट स्टोन्स हैं? कि ये दिखने में तो सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही लग रहे हैं, हमें यहाँ पर कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही। जाओ से कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये बंदा सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, इन पत्थरों के अंदर स्पिरिट स्टोन्स है या नहीं, लेकिन मेरे बंदर को अगर ये चाहिए तो फिर इसे मैं लेकर दूंगा। तो बुढ़ा मास्टर हमारे जाओ से कहता है ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इनको खरीदना चाहते हो या नहीं। तो मैंने तो यहाँ पर तुम्हें बता दिया है कि ये इतने के और ये स्पिरिट स्टोन्स है, अब तुम खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, नहीं तो रहने दो। जाओ उस मास्टर की बात सुनने के बाद फिर से वहाँ पर सोच रहा था क्या वाकई में इन पत्थरों के अंदर स्पिरिट स्टोन्स हैं। बंदा फिर से हंसना शुरू कर देता और कहता है ये बंदा हर किसी को यहीं पर इसी तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी इसके अल्फाज में नहीं बसता। यहाँ पर इससे पत्थर नहीं खरीदता, तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इतने बेवकूफ हो कि इससे पत्थर खरीद लोगे। जाओ जब अपनी मंकी की तरफ देखता है तो उसके मंकी ने एक पत्थर उठाकर बैठा होता है और साथ ही वो बोझला ब्लश भी कर रहा था और बोझला खुश होता है, वो बतीसी दिखा रहा होता है। तो हमारा जाओ कहता है क्योंकि इसे पत्थर पसंद है तो फिर इसको खरीद देते हैं। तो जाओ उस बंदे से कहता है बुढ़े मास्टर तुमने कहा कि तुम इन पत्थरों को 10,000 में बेचोगे, मेरे पास टोटल 5 पत्थर हैं, तो इसमें से अगर मैं एक पत्थर खरीदना चाहता हूँ तो इसका मतलब हुआ कि ये 2,000 गोल्ड कॉइन्स में खरीदूंगा। ठीक है मैं तुम्हें 2,000 गोल्ड कॉइन्स देता हूँ, मुझे एक पत्थर दे दो। बुढ़ा मास्टर से कहता है मैं अंधा हूँ लेकिन बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, अगर तुम यहाँ पर एक पत्थर खरीदते हो तभी तुम्हें 10,000 कॉइन्स देना पड़ेंगे, अगर तुम यहाँ पर पूरे 5 पत्थर खरीदते हो तभी तुम्हें 10,000 ही देना पड़ेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस है, अगर तुम्हें चाहिए तो दे दो और ले लो। हमारा जाओ चिल्लाकर उसे कहता है बुढ़े आदमी ये तुम किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, एक पत्थर भी 10,000 का और 5 भी 10,000 के। बुढ़ा मास्टर से कहता है मैं तो इसी तरह बिजनेस करता हूँ, अब तुम्हें अगर खरीदनी है तो बताओ, तुम इनको खरीद सकते हो, 10,000 दो और सारे के सारे ले जाओ या 10,000 दो और एक लेकर चले जाओ। हमारा बुढ़ा मास्टर जाओ से कहता है अब क्योंकि मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर पत्थरों को रख कर बैठा हूँ लेकिन कोई भी इनको खरीदने के लिए नहीं आया, तुम पहले कस्टमर हो तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर 10% डिस्काउंट देता हूँ, तुम्हें 9,000 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे, एक पत्थर ले जाओ या फिर पूरे 5 ले जाओ। हमारा जाओ से कहता है लेकिन मेरे पास तो 9,000 कॉइन्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2,500 कॉइन्स है, अगर तुम 2,500 में देते हो तो ठीक है। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद से कहता है लड़के नहीं कहा कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ नहीं मानने वाले, अब जबकि तुम यहाँ पर पहली बार मुझसे चीज खरीदने के लिए आए हो, मुझे पत्थर चाहिए भी तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर 20% डिस्काउंट देने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें ये सारे के सारे पत्थर 8,000 क्रिस्टल्स में दे दूंगा, तुम्हें 8,000 कॉइन्स देना होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रेट है, इसके अलावा मैं इसको और ज्यादा कम नहीं करूंगा। जाओ उसकी बात सुनने के बाद कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें 3,000 दूंगा। वो बुढ़ा मास्टर से कहता है अच्छा ठीक है 7,500 दे देना। जाओ से कहता
कहता है मैं तुम्हें 3500 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। बुड्ढा मास्टर कहता है नहीं चलो 7000 का लो, इससे कम नहीं होगा। इसके बाद वो दोनों यहाँ पर काफी देर तक बहस करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ गुस्से के साथ बहस करते हैं। काफी देर बहस करने के बाद वो दोनों एक नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। हमारा जाओ कहता है मैं तुम्हें 5000 क्रिस्टल्स दूंगा, इससे ज्यादा मेरा बजट नहीं है, मैं तुम्हें 5000 से ज्यादा नहीं दे सकता। बुड्ढा मास्टर कहता है अच्छा ठीक है लाओ 5000 दे दो और ले जाओ। फिर साथ ही बुड्ढा मास्टर से कहता है अब जबकि तुमने यहाँ पर रेट 5000 पर ला दिया है तो फिर ठीक है, 5000 में तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्थर लेकर जा सकते हो। उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ये बुड्ढा तो बहुत ज्यादा अड़ियल है, इस वक्त तो मेरा पूरा दिल चाह रहा है कि मैं इस बुड्ढे को मार डालूं। जाओ से कहता है लेकिन हम लोग पिछली कितनी देर से यहाँ पर इसी बारे में तो बहस कर रहे थे। मैं 10,000 से रेट को 5000 पे लेके आया हूँ ताकि 5000 में सारे पत्थर लेकर जा सकूं, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम 5000 में सिर्फ एक ही पत्थर दोगे। बुड्ढा मास्टर से कहता है जरा खुद ही सोच कर देखो, पहले मैं तुम्हें 10,000 में सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर दे रहा था या 5 दे रहा था। तुमने प्राइस को 5000 पे ले आए हो तो 5000 में तुम्हें सिर्फ एक ही मिलेगा। अगर तुम 10,000 देते हो तो फिर से वही ऑफर है, 10,000 दो और 5 के 5 पत्थर ले जाओ। हमारा जाओ कहता है अच्छा ठीक है, मेरे पास और बहस करने का टाइम नहीं है। वो उसे 5000 कॉइंस देता है और साथ ही वहाँ से एक पत्थर उठा लेता है। जबकि बुड्ढा मास्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है अगली बार मुझसे शॉपिंग करने के लिए जरूर आना। तो हमारा जाओ उस पत्थर को खरीद लेता है, उस पत्थर को उठाता है और अपने घर वापस आ जाता है। फी और क्लाउड्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। क्लाउड से कहता है ब्रो ये क्या, तुम इतना भारी पत्थर वापस घर के उठा कर ले आए हो, तुम्हें इस पत्थर की क्या जरूरत है। फी उसे कहता है हाँ ब्रो मुझे ये बताओ क्या तुम यहाँ पर किसी मैजिक स्किल को मास्टर करने वाले हो या फिर कोई ऐसा स्किल है जिसमें भारी वजन उठाया जाएगा। हमारा जाओ उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मेरा को मजाक उड़ा रहे हो, मैं कोई भी मैजिक स्किल मास्टर नहीं करने वाला। ये तो एक बड़ा सा पत्थर है। लिटिल मंकी को लगता है कि ये एक स्पिरिट स्टोन है, इसने मुझे कहा कि इसको खरीद लो और ये पूरे का पूरा 5000 का खरीद कर ला रहा हूँ। क्लाउड उसकी बात सुनने के बाद कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, ये तो शक्ल से एक पत्थर दिखाई दे रहा है, फिर तुम इसे स्पिरिट स्टोन समझकर 5000 का खरीद कर ले आए हो। जाओ उनसे कहता है चलो छोड़ो इस पत्थर को, ये तो मंकी ने अपने लिए खरीदा है तो ये मंकी के लिए रहने दो, मैं तुम्हारे लिए घास के तिनके लेकर आया हूँ। हम लोग उसको यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं, हम तीनों एक एक यूज करेंगे। स्पेशल ग्रास को यूज करते हुए हम लोग अपनी बॉडी की टफनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और साथ में हमारी एबिलिटीज भी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, इससे हमारी फाइटिंग एबिलिटी बढ़ेगी। तो हम उसके पास से अपनी अपनी घास के तिनके ले लेते हैं। इसी के साथ ही हमारा क्लाउड हमारे जाओ को बताता है ब्रो मैं जो तुम्हें एक न्यूज देना चाहता हूँ। हमें बताया कि हमारे जो डिप्टी डीन है जिनका नाम वीलू है वो मेरे मास्टर बन चुकी है, मैं उनका डिसाइपल बन गया हूँ। फी चिल्लाकर उसे कहता है ऐसा कैसे हो गया और ये कब हुआ। डीन तो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, वो तुम्हारे मास्टर कब से बन गए, ऐसा कैसे हुआ, अचानक से उन्होंने तुम्हें अपना डिसाइपल कैसे बना लिया। हमारा जाओ से कहता है तो मुझे भी लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी न किसी स्पेशल तरीके को यूज किया होगा या फिर उसे रिश्वत दी होगी तभी उसने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया है। और उनसे कहता है हाँ अगर सच्ची बात बताऊं तो मेरी फैमिली का फ्रेंड है। मैंने यहाँ पर ये फैसला इसीलिए किया क्योंकि तुम दोनों ही किसी न किसी पावरफुल मास्टर के डिसाइपल बन चुके हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा बढ़ गई है। तो मैंने यहाँ पर फैसला किया क्यों ना अपनी फैमिली के रिसोर्सेज को यूज करते हुए टीम को कहूँ कि वो मुझे अपना डिसाइपल बना ले ताकि मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़े और हम तीनों एक साथ कल्टीवेट करके किंग बन सके। कि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे लेवल तक पहुंच जाऊंगा। वो दोनों भी इसकी बात सुनने के बाद खुश हो जाती है। जाओ उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने भी यहाँ पर अपने बारे में सोचा। लड़कियों के बारे में सोचना छोड़कर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी लड़कियां खुद ही तुम्हारे आसपास घुमा फिरे करेंगी। फिर भी आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ मुझे भी लगता है हम तीनों मिलकर स्कूल के इस बैच के सबसे पहले जॉन किंग बनेंगे। क्लाउड उनसे कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है, मैं भी बहुत ही जल्दी अब अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी तुम्हारी तरह एक रूकी किंग बन सकूं और उसके बाद लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमे। फिर साथ ही वो तीनों फिर से यहाँ पर हंसना शुरू कर देती हैं और उसे कहते हैं तुम लड़कियों के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते, तुम तो वाकई में लड़कियों के बारे में बहुत बड़े दीवाने हो। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त दिखाते हैं कि वो मंकी अभी भी अपनी उस पत्थर के साथ लिपटा होता है, वो उसको बाइट करके उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा जाओ उस मंकी से कहता है पागल कहीं तुम इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते, अच्छा ठीक है इस पत्थर को अंदर लेकर चलते हैं, वहाँ पर जाकर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस पत्थर को तोड़ने में। जाओ उस पत्थर को उठाता है और लेकर अपने घर के अंदर आ जाता है। वो अंदर लाने के बाद अपनी तलवार उठाता है और अपनी तलवार को निकालकर उसके ऊपर काफी सारी स्ट्राइक्स लगाता है जिससे वो उस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ऐसे वो उस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करता है। फिर साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और कहता है उस बंदे ने मुझे बेवकूफ बना दिया, 5000 पानी में चले गए, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर है, इसके अंदर तो कोई भी स्पिरिट स्टोन नहीं है। साथ ही वो मंकी को उठाता है और गुस्से के साथ उसे झंझोड़ते हुए कहता है मंकी चलो जल्दी से मेरे 5000 गोल्ड कॉइन मुझे वापस दो, तुम्हारी वजह से मैंने इस पत्थर को खरीदा था। कि मंकी जल्दी से उसके हाथ से जंप करते हुए नीचे चला जाता है और उन पत्थरों के टुकड़ों में से एक पत्थर के टुकड़े को उठाता है और उसको वहाँ पर अपने हाथों से छीलना शुरू कर देता है। हमारा जाओ हैरान हो जाता है और कहता है ये मंकी कर क्या रहा है। वो उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर क्या मिला है, क्या इस पत्थर के अंदर कोई जान स्टोन है। जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है मंकी उसके हाथ के ऊपर बाइट करने की कोशिश करता है, जल्दी से अपने हाथ को पीछे खींचता है और कहता है तुम तो इस पत्थर को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल हो, तुम यहाँ पर अपने ही मालिक को मारने पर तुले हो, तुम इसका हाथ खा जाते और ऊपर से ये पत्थर तो मैं खरीद कर लाया हूँ, इसके लिए 5000 मैंने वहाँ पर भरे और तुम मुझे देखने भी नहीं दे रहे कि वाकई में वहाँ पर कोई जान स्टोन है या नहीं। अगर इसके अंदर से कोई स्पिरिट स्टोन मिलता भी है तो वो वैसे भी मैं तुम्हें देने वाला हूँ क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया था।
हमारे जाओ के चेहरे पर रोशनी पड़ती है क्योंकि उस पत्थर के टुकड़े के अंदर से जान स्टोन निकलता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। हमारा जाओ कहता है उस बुढ़े मास्टर ने बिल्कुल सच कहा था, इस पत्थर के अंदर से तो जान स्टोन निकल आया, इसके अंदर से बहुत सारी स्पिरिट लाइट भी निकल रही है। जाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा जान स्टोन है, हमारे हाथ में एक स्पिरिट स्टोन लग गया है। अब मैं इन स्पिरिट स्टोन को छोटे टुकड़ों में तकसीम करूंगा जिससे 20-30 टुकड़े बनाकर इसको मार्केट में जाकर बेचूंगा जिससे मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हमारा जाओ यहीं पर यही सब कुछ सोच रहा होता है, उसी वक्त उसे सामने से क्रैक की आवाज आती है। वो सामने देखता है तो उसका मंकी उस पत्थर को खाना स्टार्ट कर देता है। वो उसके ऊपर एक बाइट लगाता है। हमारा जाओ चिल्लाकर कहता है बेवकूफ मंकी कहेंगे, ये तुमने क्या किया, तुमने तो इसको खाना शुरू कर दिया है। मंकी उस स्पिरिट स्टोन को खाना स्टार्ट करता है, उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और जाओ भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। मंकी जब स्पिरिट स्टोन को खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और साथ ही मंकी वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। उसी वक्त उसके घर के बाहर का भी सीन दिखाते हैं। उसके घर के बाहर एक असैसिन होता है जो कि छुप कर देख रहा होता है कि उसके ऊपर अटैक करके इसको मार सके। वो हमारे जाओ को मारने के लिए आया है। मंकी घर के अंदर ही खड़ा होकर अपना साइज बढ़ा लेता है, उसका साइज बड़ा होता है, साथ ही उसके सर के ऊपर उसकी डीमन कोर भी निकल आती है और मंकी वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। हमारा जाओ बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रंजी वहीं पर पड़े हुए बाकी के सारे पत्थरों के टुकड़ों को भी इकट्ठा कर लेता है और कहता है मुझे लगता है कि जब तुम एक बड़े से मॉन्स्टर बन जाओगे तब तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे, बड़े होने के बाद तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हो सकता है कि तुम एक डीमन किंग बन जाओ। तो हमारा जाओ वहीं पर बैठा उन पत्थरों को इकट्ठा कर रहा होता है कि उसी वक्त वो असैसिन खिड़की के रास्ते से अंदर आता है। उसके हाथ में उसका नाइफ होता है। वो अपने नाइफ को लेकर जुंजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे जाओ के करीब पहुंचता है, जाओ पीछे की तरफ घूमता है, उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है। जाओ कहता है अब तो मैं गया। इस वक्त उसकी छत टूटती है। छत के टूटने की वजह से ऊपर से बिजली गिरती है, एक इलेक्ट्रिक थंडरबोल्ट ऊपर गिरता है जो कि सीधा आकर उस असैसिन की बॉडी के ऊपर गिरता है और असैसिन को एक जबरदस्त झटका लगता है। वो जलकर वहीं पर मर जाता है और उस इलेक्ट्रिक बोल्ट के गिरने की वजह से हमारा जाओ भी पीछे की तरफ गिरता है। जाओ अपने मंकी की तरफ देखता है, उसका मंकी वहाँ पर सामने खड़ा एनर्जी को रिलीज कर रहा था और उसके पास जो डीमन कोर होती है वो वहाँ पर फॉर्म ले रही होती है। उसी वक्त वो थंडरबोल्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर गिरना स्टार्ट करते हैं। सारे थंडरबोल्ट्स उसके मंकी के ऊपर गिर रहे होते हैं। जाओ अपने मंकी की तरफ देखता है तो उसका बेचारा मंकी अब जो कि काफी बड़ा हो चुका है और ह्यूमन फॉर्म के करीब पहुंच चुका है, एक मंकी किंग बनने के करीब है। बॉडी के अंदर से जबरदस्त सोरा निकल रहा होता है लेकिन वो थंडरबोल्ट्स उसके ऊपर गिरते हैं, बार बार उसके ऊपर थंडरबोल्ट्स गिरते हैं और उसकी डीमन कोर जो कि वहाँ पर फॉर्म ले रही होती है उसके अंदर क्रैक पड़ जाते हैं। ये देखकर मंकी किंग को काफी गुस्सा आता है और वो अपने मुंह के अंदर से फायर बॉल्स निकालता है और उस इलेक्ट्रिक बोल्ट के साथ उनको टकराता है। आसमान के ऊपर से थंडरबोल्ट्स गिरते हैं जो कि सीधे मंकी के ऊपर गिर रहे होते हैं। मंकी भी अपने मुंह के अंदर से फायर बॉल निकालकर और थंडरबोल्ट्स के साथ उनको टकरा रहा होता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। ये बेचारा साथ ही बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी जो डीमन कोर होती है जो बन रही होती है वो वहाँ पर क्रैक होना स्टार्ट होती है। मंकी किंग उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन उस बेचारे की डीमन कोर वहीं पर टूट जाती है और वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तो वो जो असैसिन आया था उसके ऊपर तो बिजली गिरती है, वो मर जाता है, जबकि हमारा जाओ भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसके साथ उसका मंकी किंग अपने ऊपर थंडरबोल्ट्स गिरने की वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। इसी के साथ ही वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है क्योंकि आसमान के ऊपर थंडरबोल्ट्स थे उसकी वजह से बारिश होती है। वो वहाँ पर काफी सारी बारिश होती है और उसका पूरा घर भी टूट जाता है और वो तीनों मलबे के नीचे दब जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, अचानक से रात के वक्त यहाँ पर थंडरबोल्ट्स क्यों गिर रहे थे। अरे कहते हैं ये थंडरबोल्ट्स तो जाओजुई के घर की तरफ गिर रहे थे, चलो वहाँ पर चल के देखते हैं। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका पूरा घर ही टूट चुका है। वो लोग कहते हैं हमने वहाँ पर देखा, वहाँ पर उसके कोर्टयार्ड के ऊपर पूरे 6 थंडरबोल्ट्स गिरे थे। वो लोग कहते हैं क्लाउड और फी और इसके साथ जाओ वो तीनों उसी घर में रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन तीनों ने कोई बहुत ही बुरा काम किया है जिसकी वजह से गार्ड्स भी उनके बहुत ज्यादा नाराज हैं। इसी वजह से गार्ड ने उनके ऊपर थंडरबोल्ट्स गिराए ताकि उनको मार सके। क्लाउड और फी चैंग वो दोनों उस वक्त उस घर में नहीं थे, वो दोनों बाहर होते हैं। वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो सभी लोग कहते हैं ये दोनों तो यहाँ पर हैं। यंग मास्टर ची की तरफ भी दिखाते हैं। यंग मास्टर ची एक छत के ऊपर खड़ा होता है और कहता है ये कमीना लगता है यहाँ पर फिर से बच गया। तो हमारे थर्ड प्रिंस के पास भी ये न्यूज आती है। थर्ड प्रिंस को भी बताया जाता है कि वहाँ पर थंडरबोल्ट्स गिरे हैं। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से यहाँ पर थंडरबोल्ट्स कैसे गिर सकते हैं। कहता है कि यहाँ पर किसी बहुत ही बड़े मॉन्स्टर ने ये सब कुछ किया है। ऐसा तो हमेशा डीमन किंग की वजह से होता है। कोई डीमन किंग जब यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वहाँ पर 9 थंडरबोल्ट्स गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 थंडरबोल्ट्स गिरे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी एलियन रेस की वजह से हुआ है। वहाँ पर कोई एलियन बीस्ट होगा जो कि डीमन एम्पर बनने की कोशिश कर रहा होगा। साथ ही उसकी छत के ऊपर जो बंदा उसको न्यूज देने के लिए आया था वो वहाँ से गायब हो जाता है और थर्ड प्रिंस वहाँ पर सोच रहा होता है, लगता है कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। रात के वक्त वो लोग उस घर को सर्च नहीं कर पाते और सुबह के वक्त वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। सबसे पहले कैडर उस घर के बाहर पहुँचते हैं और कहते हैं यहाँ पर इस घर के ऊपर 6 थंडरबोल्ट्स गिरे थे। ये बात तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। मिस सीटू भी वहाँ पर आती है, वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो भागती हुई आगे मलबे की तरफ जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या जाओजुई यहीं पर है, क्या वो इस मलबे के नीचे दबकर मर गया। ये एल्डर जो यहाँ पर पहले आए थे वो वाइस डीन होते हैं यानी वाइस प्रिंसिपल होते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि मास्टर सीटू के ग्रैंडपा भी हैं। वो वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं एल्डर लू तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, यहाँ पर क्या हुआ होगा। मास्टर लू कहते हैं मुझे लगता है कि ये थंडरस्टॉर्म यहाँ पर किसी की मदद करने के लिए आए होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि
ये किसकी मदद करने के लिए आए थे, क्या किसी इंसान की या फिर किसी डीमन की। मिस सीटू भागती भी आगे जाती है और जाकर उस मलबे को हटा रही होती है ताकि उस मलबे के नीचे से जाओ को निकाल सके। मास्टर लू कहते हैं शुक्र है कि मैंने उस लड़के को अपना डिसाइपल नहीं चूज किया था, अगर मैं उस लड़के को अपना डिसाइपल चूज कर लेता तो वो इतनी जल्दी मरने वाला था, मैं भी शायद उसके साथ यहाँ पर होता तो मैं भी मारा जाता। प्रिंसिपल कहते हैं वो लड़का वाकई में रूकी किंग था और फ्यूचर में एक जॉन किंग बन सकता था, लेकिन अफसोस वो जल्दी मारा गया। क्लाउड और फी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो दोनों भी आकर मलबे को हटाना शुरू करते हैं। वो लोग वहाँ पर से मलबा हटा रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा ब्रदर यहाँ पर मर नहीं सकता, अचानक से हमारे घर के ऊपर थंडरबोल्ट्स गिरने की वजह से हमारा जाओशू नीचे दब गया है पर वो मर नहीं सकता। वो लोग वहाँ पर से मलबा हटा रहे होते हैं। क्या फ्यू से कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पर सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारा ब्रो बिल्कुल ठीक होगा, चलो जल्दी से मलबा हटाओ। तो वो दोनों वहाँ पर से मलबा हटा रहे होते हैं जबकि वो एल्डर्स कह रहे होते हैं लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है, अगर वो यहाँ पर मलबे के नीचे है तो अब तक तो मर चुका होगा, हटाने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त फी चिल्लाकर उनसे कहता है यहाँ पर आओ, मुझे एक डेड बॉडी मिली है। तो क्लाउड से कहता है क्या तुम्हें वहाँ पर बॉडी मिली है। वो लोग गलती से भागते हुए वहाँ पर जाते हैं। मिस सीटू वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। वो सभी लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उस असैसिन की बॉडी उन्हें मिलती है जो कि थंडरबोल्ट्स गिरने की वजह से बहुत ज्यादा जल चुकी होती है, जहाँ तक कि उसकी पहचान भी नहीं की जा सकती। वो लोग उसे देखकर ही रोना शुरू कर देते हैं। क्लाउड और फी बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि हमारे ब्रो के ऊपर लाइटनिंग गिरी होगी, लाइटनिंग के गिरने की वजह से वो जल गया, इसकी तो पहचान भी नहीं हो पा रही। वो दोनों वहाँ पर जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। टीचर सीटू भी वहीं पर बैठकर रो रही होती है। सभी लोग उस बॉडी को घेर कर वहाँ पर खड़े होते हैं और उस बॉडी की तरफ ही देख रहे होते हैं कि उसी वक्त हमारा जाओ पीछे से मलबे से बाहर निकलता है और पीछे से निकलकर वो हमारे क्लाउड के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। जैसे वो क्लाउड के कंधे पे हाथ रखता है, क्लाउड पीछे की तरफ देखता है और एक जोरदार चीख मारता है और कहता है जाओ शुई का भूत आ गया। जाओ से कहता है बेवकूफ तुम लोग यहाँ पर मेरा नाम लेकर क्यों रो रहे हो, मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। फिर पीछे की तरफ घूमता और कहता है जाओ क्या तुम जिंदा। वो उनसे कहता हाँ क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं जिंदा हूँ, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। इस वक्त टीचर सीटू सबसे पहले भागती हुई आती है और हमारे जाओ के साथ आकर चिपक जाती है। वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। हमारा जाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो क्लाउड से कहता है अगर तुम यहाँ पर मरे नहीं हो तो फिर ये कौन है, ये किसकी डेड बॉडी है जो जहाँ पर ठंडर से मर गया। हमारा जाओ से कहता है रात के वक्त ये बंदा मुझे मारने के लिए आया था, इसने तो मुझे तकरीबन मार ही दिया था। उसी वक्त आसमान से थंडरबोल्ट इसके ऊपर गिरा और ये लड़का यहीं पर लाइटनिंग से हिट होकर मर गया। टीचर सीटू कहती है किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश की, उसने यहाँ पर असैसिन्स भेजे, मैं इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करवाऊंगी, मैं भी देखती हूँ कि कौन है यहाँ पर ऐसा जिसने मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश की है। ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और सीटू से कहते हैं मिस सीटू तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बंदा हमारे स्कूल का है जिसने भी यहाँ पर इस बंदे को भेजा था, हम लोग उसको ढूंढ लेंगे और उसको सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। फिर साथ ही ग्रेट एल्डर उसे कह दिया लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि इस बंदे को यहाँ पर किसने भेजा था, बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम दोनों कब तक एक दूसरे के साथ इसी तरह चिपक कर रहने वाले हो। सीटू भी ये बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और जल्दी से पीछे हट जाती है और कहती है मैं तो बस कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। सीटू कहती है हमें उस बंदे को ढूंढना ही होगा, ऐसा कौन है जो कि हमारे स्कूल के एक जीनियस लड़के को मारना चाहता है, वरना हमारे स्कूल में एडमिशन कौन लेगा कि यहाँ पर अगर कोई जीनियस है तो उसे मार दिया जाता है। तो तुम्हारे जाओ से कहता है ब्रदर क्या तुमने कोई नया मैजिक स्किल सीखा है, लगता है कोई मार्शल आर्ट सीखी है जिससे तुम किसी दुश्मन के ऊपर थंडरबोल्ट्स गिरा सकते हो, तुमने इसके ऊपर थंडरबोल्ट्स गिराकर इसको मारा है। जाओ से कहता है नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अपने आप ही आसमान के ऊपर से थंडरबोल्ट्स इसके ऊपर गिरे और जो मर गया। साथ ही माना जाओ से कहता है क्या तुम दोनों यहाँ पर मेरी हेल्प करोगे, मलबे के नीचे से मुझे अपने मंकी को भी ढूंढना है, वो भी यहीं पर कहीं मलबे के नीचे ही होगा, चलो जल्दी करो और उसे ढूंढो। उसी वक्त व्यू से कहता है ब्रदर यहाँ पर आओ, तुम्हारा मंकी यहाँ पर है। जाओ जब उसे वहाँ पर जाकर देखता है तो मंकी वहाँ पर बड़े आराम से सो रहा होता है। हमारा जाओ कहता है चलो शुक्र है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ से बचा लेने के बाद और उस बंदे की डेड बॉडी उठाने के बाद वो सभी एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं और ये तीनों यहाँ पर अकेले रह जाते हैं। उसके बाद हमारा जाओ अपनी जेब में हाथ डालता है और स्पिरिट स्टोन को निकालता है और कहता है हाँ मैं ये तो बात भूल ही गया था, ये वो स्पिरिट स्टोन है जब मैंने 5000 में खरीदा था, उस बड़े से पत्थर के अंदर से ये स्पिरिट स्टोन निकला है। बड़े आदमी ने बिल्कुल सच कहा था, उसके पत्थर के अंदर ये स्पिरिट स्टोन था। जाओ उन दोनों से कहता है तुझे वाकई में काफी बड़ा स्पिरिट स्टोन है, एक बार मैं इसके टुकड़े काट लूं, उसके बाद हम तीनों इसे आपस में बांटेंगे। जैसे वो स्पिरिट स्टोन को निकालता है, मंकी जो कि वहाँ पर बड़े ही आराम से सो रहा होता है वो जल्दी से उठ जाता है और बड़ी स्पीड से जंप करता हुआ हमारे जाओ के हाथ से उसका पत्थर छीन लेता है और उस पत्थर को छीन कर साइड के ऊपर बैठ जाता है और पत्थर को लेकर वहाँ पर उसके साथ लाड करना शुरू कर देता है, जैसे कि उसे पत्थर बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्लाउड और जाओ इसे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि इस मंकी को ये पत्थर कुछ ज्यादा ही प्यारा है, अच्छा ठीक है इसे इसके पास ही रहने दो। क्लाउड से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारा मंकी इस पत्थर को हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहता, ये वाला स्पिरिट स्टोन उसके लिए तुमने खरीदा था, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगा है, इसको उसके लिए रहने दो। भी उसे कहता है हाँ ये जान स्टोन बहुत ज्यादा कीमती है और जान स्टोन तुम्हें पता है ना कितने ज्यादा महंगे होते हैं, ये इतनी आसानी से मिलते भी नहीं है, जहाँ तक कि जान किंग भी किसी के साथ इसको शेयर नहीं करेगा, तुम इसको हमारे साथ शेयर मत करो। हमारा जान उनसे कहता है मुझे पता है कि स्पिरिट स्टोन बहुत ज्यादा रेयर है, इसी वजह से तुम्हें तुम्हारे साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग भी मेरे दोस्त हो, मेरे दोस्तों के पास वही चीज होगी जो मेरे पास होगी। हम लोगों ने एक कसम खाई थी कि हम तीनों एक दूसरे के भाई हैं और जो एक भाई के पास हो वो दूसरे के पास भी होना
चाहिए। वो दोनों इसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम तो वाकई में हमारे भाई हो। लेकिन मंकी इनको इतनी आसानी के साथ ये वाला स्टोन तो नहीं देने वाला। तो नेक्स्ट सीन यंग मास्टर ची का दिखाया जाता है। यंग मास्टर ची अपनी नौकरानी से कहता है मुझे ये बताओ वो बंदा जिसको हमने भेजा था कहीं उसको पकड़ा तो नहीं जा सकता। लड़की उनसे कहती है नहीं मास्टर, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो एक बहुत ही छोटे से गाँव से यहाँ पर आया और हमेशा अकेला रहता था, उसके दोस्त भी नहीं थे। मैंने इसीलिए उसको चूज किया था, उसे पैसों की जरूरत थी, इसी वजह से वो उसे मारने के लिए वहाँ पर चला गया और हमारे लिए ये काम किया उसने। लेकिन अब जबकि वो मर गया है कोई भी उसके बारे में सुराग नहीं लगा पाएगा। तो यंग मास्टर ची कहता है अच्छा ठीक है फिर इस मसले को यहीं पर खत्म करते हैं। इस दिन के बाद जाओ जुई नो डीमन अबिस में जाने वाला है। होपलेस डीमन अबिस में जाने के बाद हम लोग इसे वहीं पर मारेंगे। आपके लिए फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जा सकती है। वो कहती है ठीक है मास्टर मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमें लॉन्ग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। हमारा जाओ जुई अपनी लॉन्ग फैमिली में वापस आता है अपनी फैमिली मेंबर से मिलने के लिए। वापस आता है तो दरवाजे के ऊपर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहते हैं यंग मास्टर आपका बहुत बहुत वेलकम, आप वापस आ गए। हमारा जाओ उन सभी को देखकर हेलो बोलता है फिर अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो उसकी मॉम भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसकी वाइफ मून सामने खड़ी होती है और उसके अंकल भी व्हील चेयर के ऊपर बैठे होते हैं। हमारा जाओ उन सभी को वहाँ पर आकर ग्रीट करता है। अंकल उसे कहते हैं तो रॉयल स्कूल में गए थे, रॉयल स्कूल से तो बाहर नहीं आने देते, फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम वापस क्यों आए हो। जाओ कहता है मैं तो यहाँ पर अपनी वाइफ को देखने के लिए आया हूँ, मैं मून को विजिट करने के लिए आया हूँ। तो मून वहाँ पर मुंह बनाते हुए कहती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो, मुझे तो लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भूल चुके हो। जाओ जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है नहीं मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं भूला, जरा देखो तो सही तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई, तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। इसी के साथ ही मून वहाँ पर अपना गुस्सा छोड़ देती है और उसके साथ बातें करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहती है तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे, तुम वापस क्यों नहीं आए, तुम क्या स्कूल में कैसा खा रहे हो, तुम क्या अच्छे खा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, मुझे ये बताओ कि क्या स्कूल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या वहाँ पर तुम्हारे कोई नए दोस्त बने। वो इस तरह के बहुत सारे उससे सवाल पूछती है। मून और अपनी मदर के साथ ढेर सारी बातें करने के बाद उन दोनों को वहाँ से भेज देता है। फिर साथ ही वो अंकल के साथ बात करता है। अंकल उसे कहते हैं चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए हो, किसी खास वजह से यहाँ पर आए होगे। शाह उनसे कहता है हाँ मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल किस्म की जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं अपने मंकी के लिए वो जड़ी बूटियाँ लाया हूँ। तो मंकी भी उसकी पेट के पीछे से बाहर निकलता है। अंकल ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ये क्या बकवास है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक बंदर के लिए अकेडमी को छोड़कर घर वापस आ गए जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि इस बंदर के लिए जड़ी बूटियाँ ढूंढना ये बहुत ही जरूरी काम है। चलो जल्दी से अपनी रॉयल अकेडमी में वापस चले जाओ, इसके लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी कि यान किंग लेवल तक पहुंच जाओ। एक किंग बनने के बाद तुम हमारी लॉन्ग फैमिली का नाम रोशन करोगे, इसी वजह से बंदर का पीछा छोड़ दो। जाओ उनसे कहता अंकल आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं, आप कुछ ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, जरा शांत हो जाए, मेरी बात सुने। ये बंदर बहुत सा स्पेशल बंदर है, इसके पास जो ब्लड लाइन है वो डीमन एम्परर की ब्लड लाइन है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी एक डीमन एम्परर बनने वाला है। वो भी ये बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो कि ये बंदर डीमन एम्परर की ब्लड लाइन से है। जाओ उनसे कहता है हाँ मैं वाकई में सच कह रहा हूँ। लास्ट नाइट वो आपको पता नहीं होगा क्या हुआ था। इस नाइट इसने एक स्पिरिट स्टोन को खा लिया था, उसको खाने के बाद इसके डीमन कोर वहाँ पर फॉर्म ले रही थी। इसने फोर्सफुली अपने आप को डीमन एम्परर में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से आसमान के ऊपर से इसके ऊपर बिजली गिरी थी। इसके ऊपर पूरे 6 थंडरबोल्ट्स गिरे थे, जिसकी वजह से इसको सजा मिली थी। तो अंकल उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, जाओ जाकर अपने ग्रैंडपा को इस बारे में बताओ, मुझे लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा इस बारे में काफी कुछ कर सकते हैं, वो इस मंकी के बारे में कुछ करेंगे। फिर साथ ही वो कहते हैं नहीं मंकी नहीं बल्कि ये मंकी किंग की ब्लड लाइन से है, तो इसी वजह से हम इसे मंकी किंग ही कहेंगे। जबकि वो मंकी भी वहाँ पर उसके कंधे के ऊपर बैठा अपनी नाक में उंगली दे रहा होता है। इसी वक्त ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं जाओ तुम वहाँ पर वापस क्यों आए हो, तुम्हारा जाओ उनको सारी बात बताता है। तो उसके ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं मैंने पहली बार तुम्हारे इस बंदर को देखा था तब मुझे भी ये काफी ज्यादा अजीब लगा था, मुझे लगा कि सिर्फ और सिर्फ ये 6 कान वाला एक मकाओ है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत शक तो था कि इसकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी से अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेगा। तुम वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हें ये बंदर मिल गया, ये बंदर बहुत ज्यादा स्पेशल है और फ्यूचर में ये एक डीमन एम्परर बन सकता है। साथ ही ग्रैंडपा उसे कहते हैं मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, अगर तुम्हारी रॉयल अकेडमी में वहाँ के एल्डर्स को इस बारे में पता चल गया कि ये एक डीमन एम्परर बन सकता है तो वो लोग तुमसे तुम्हारे बंदर को छीन लेंगे। शाओ ये बात सुनने के बाद कहता है नहीं मैं अपना बंदर किसी को भी नहीं दूंगा। वो उसे कहते हैं तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी डायनेस्टी के एम्परर को भी इस बारे में पता चल जाए कि तुम्हारे पास एक बंदर है जो कि डीमन एम्परर बन सकता है तो वो तुमसे इसको छीन लेंगे, क्योंकि एक डीमन एम्परर पूरे डायनेस्टी की रक्षा कर सकता है। इसी वजह से कोई भी एक डीमन एम्परर को अपना पालतू पेट बनाना चाहेगा। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस अकेडमी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उनसे कहता है ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं अंकल को उनके रूम में वापस छोड़ आता हूँ। अपने अंकल को लेकर उनके रूम में वापस आता है। फिर साथ ही उनसे कहता है अंकल बहुत ही जल्दी मैं 9 डीमन अबिस में जाने वाला हूँ, मैं होपलेस डीमन अबिस में जाने के बाद कुछ स्पेशल जड़ी बूटियाँ ढूंढूंगा। आपके इलाज के लिए मुझे जिन जड़ी बूटियों की जरूरत है वो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ मुझे होपलेस डीमन अबिस में मिल जाएंगी। एक बार मुझे मिल जाए उसके बाद मैं वापस आऊंगा और आप फिर से अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। अंकल उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि तुम अपनी कल्टीवेशन को कैसे आगे बढ़ाओगे। मैं नहीं चाहता कि फादर
मास्टर और तुम सभी लोग मेरे बारे में ज्यादा परेशान हो। तुम जाओ जाकर अपने मंकी किंग का ध्यान रखो, उसको अच्छे से कल्टीवेट करो, फिर से हमारी फैमिली राइज करेगी। जाओ उनसे कहता है ठीक है अंकल, आप यहाँ पर अपना ध्यान रखो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। उसके बाद हमारा जाओ फिर से अपने ग्रैंडपा के रूम में जाता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इतनी बात करता है ग्रैंडपा उसे कहते हैं मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यहाँ पर मुझसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हो कि तुम यहाँ पर मिलिट्री की बॉक्सिंग टेक्निक को सीखना चाहते हो। तुमने उसके पहले 4 मूव्स को मास्टर किया हुआ है, मुझे पता है कि कमांडर ने तुम्हें उन 4 मूव्स को सिखा दिया था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाकी के सारे मूव्स भी सिखा दूं, यानी मैं तुम्हें इसका पूरा सेट दे दूं। ग्रैंडपा वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं लेकिन पहले मुझे चेक करना होगा कि तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो या नहीं। तो हमारा जाओ से कहता है लेकिन ग्रैंडपा आप मेरे साथ फाइट कैसे कर सकते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें बताकर तुमसे फाइट करेगा, क्या वो पहले तुमसे ये पूछेगा कि तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है। तुम्हें मुझसे ही फाइट करके इस बात को साबित करना होगा कि तुम इस लायक हो कि तुम इस बॉक्सिंग टेक्निक को सीख सकते हो। और वैसे भी अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो तो ये बहुत बड़ी भूल है। तुम यहाँ पर मेरा बाल भी का नहीं कर सकते, चलो जल्दी से आ जाओ। जाओ से कहता है ठीक है ग्रैंडपा, और वो अपने पंच में पावर रिलीज करते हुए ग्रैंडपा को एक जबरदस्त पंच मारता है, जबकि ग्रैंडपा वहीं पर बैठे बैठे अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उनके इर्द गिर्द एक बैरियर बन जाता है। हमारे जाओ का पंच तो उनके करीब भी नहीं पहुंच पाता। फिर साथ ही हमारा जाओ वहाँ पर जबरदस्त पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो ग्रैंडपा के बैरियर के ऊपर बहुत सारे पंचेस मारा होता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। ग्रैंडपा वहीं पर सिर्फ एक चीख मारते हैं और उनका बैरियर फटता है, जिससे हमारा जाओ पीछे जाकर गिरता है और दीवार के साथ जाकर पटकता है। तो जाओ ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आप तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, मैंने तुम्हें चेक कर लिया है, मैं कमांडर से इस बारे में बात करूंगा, तुम उसके पास चले जाना, वो तुम्हें बाकी के सारे स्टेप्स को भी सिखा देगा। मैंने यहाँ पर तुम्हारी क्वालिफिकेशन को चेक कर लिया, तुम वाकई में मिलिट्री की बॉक्सिंग टेक्निक सीखने के लायक हो। जाओ ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ग्रैंडपा आप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं अगर तुम कोई और आराम से इंसान होते तो मैं कभी भी तुम्हें ये वाली टेक्निक नहीं सिखाता, क्योंकि ये रूल है कि ये वाली टेक्निक सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के सोल्जर्स को ही सिखाई जाती है। क्योंकि तुम हमारी फैमिली के दामाद हो और तुमने अपना रास्ता चूज किया है तो तुम्हारा अपना फ्यूचर है, इसलिए तुम इस टेक्निक को सीख सकते हो। अब जल्दी से वापस अपने स्कूल में चले जाओ, तुम जहाँ जनरल लेवल तक पहुँच जाओगे वापस आ जाना, और यहाँ पर आने के बाद मैं कमांडर से बात करूंगा, वो तुम्हें बाकी के सारे स्किल सिखा देगा। जहाँ उनको गुड बाय बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो हमारे ग्रैंडपा वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि इस टेक्निक को मेरे बेटे लॉन्ग ने बनाया था। उसने जब इस टेक्निक को बनाया था और इसको लिखा था, उसने साथ में एक रूल लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री को ज्वाइन करने वाले जवान ही इसको मास्टर कर सकते हैं, कि इस टेक्निक को यूज करते हुए अपनी होमलैंड अपनी डायनेस्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। मैंने यहाँ पर एक एक्सेप्शन कर दिया, मैंने इसके दामाद को भी ये वाली टेक्निक सिखा दी जो कि मिलिट्री का हिस्सा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ये लड़का मिलिट्री में जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वो इस वाली मिलिट्री टेक्निक को सीखे। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमारा जाओ सीधा नैन किलिंग फैमिली में जाता है, जाकर अपने मोटू दोस्त से मिलता है। वो उसे कहता है मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ चाहिए, तुम्हें पता है ना कि हमारी आपस में एक डील हुई थी, तुम्हें हमें 30% पैसे देने होंगे, तो अपनी कमाई का 30% हमें देने वाले थे, तो मुझे उस 30% के बदले में तुम्हारे पास से कुछ स्पेशल जड़ी बूटियाँ चाहिए, क्या तुम मुझे वो स्पेशल जड़ी बूटियाँ लाकर दे सकते हो। मोटू उसे कहता हाँ बॉस क्यों नहीं, मैं तुम्हें जड़ी बूटियाँ लाकर दे सकता हूँ, पैसों के बदले में तुम्हें जड़ी बूटियाँ तो दी जा सकती है, लेकिन हमारे पास वो वाली जड़ी बूटियाँ नहीं है जो तुम चाहते हो। हमारे पास स्पेशल जड़ी बूटियाँ बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास आम से जड़ी बूटियाँ वो हम तुम्हें दे सकते हैं। अगर तुम्हें सारी की सारी जड़ी बूटियाँ दे देंगे तो फिर तो हमारी स्टोरी क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पीछे से स्टॉक नहीं है। जाओ से कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी छोटी बहन केट नैन किलिंग को समझा देना, उसे कहना कि वो दोबारा मुझे तंग मत करे, क्योंकि वो वहाँ पर मेरे पीछे पड़ी रहती है। अगर उसने दोबारा मुझे तंग किया तो फिर मैं उसे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो हमेशा याद रखेगी। मोटू से कहता है ठीक है बॉस, मैं उसको भी समझा दूंगा। हमारा जाओ कहता है तो फिर ठीक है, आप जाओ जाकर अपने काम पर लगो। चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने 30% के बदले में कुछ अच्छी जड़ी बूटियाँ ला कर दो। आपने मुझे डीमन ब्लड भी चाहिए, कुछ अच्छा सा डीमन ब्लड लेकर आना जो कि काफी ज्यादा स्पेशल हो। कल सुबह मुझे स्कूल भी जाना है, स्कूल जाने से पहले मुझे ये चीजें चाहिए। जाओ वहाँ पर अपनी बातें खत्म करने के बाद अपनी मास्टर सीटू के पास वापस आता है। वो अपनी मास्टर सीटू का दरवाजा खोलता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है मास्टर मैं वापस आ गया। जैसे वो दरवाजा खोलता है उसी वक्त सामने से उसके मुंह पर एक पैर पड़ता है, उसे किक पड़ती है। हमारा शाओ अपने हाथों को सामने करते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजे से बाहर लुढ़क आता है। सामने सीटू लियांग होती है जो कि हमारी सीटू चिंग की छोटी बहन है। सीटू लियांग को शायद इसके बारे में नहीं पता। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में इस तरह घुसने की। हमारा जाओ से कहता है लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। यहाँ पर अपनी मेंटोर अपनी मास्टर सीटू को मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मास्टर से मिलने आया उसी वजह से मैं आज यहीं पर रुकने वाला हूँ। लियांग उसे कहती है तुम्हें लगता है कि तुम रात को यहाँ पर रुक सकते हो, मेरी बहन इस तरह की इंसान नहीं है, वो तुम्हें यहाँ पर क्यों रुकने देगी। तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हो और मेरी बहन को बसाने की कोशिश कर रहे हो। फिर साथ ही उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है तो तुम्हारे यहाँ पर इस घर में जबरदस्ती घुसने पर अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो उसके ऊपर अटैक करती है। जाओ उसके अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई। उसे कहता है सिस्टर ये तुम कर क्या रही हो, क्या तुम सीरियस हो। वो उसे कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। फिर से वो अपनी पाँव को ऊपर की तरफ उठाती है और ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त किक मारती है। फिर से जंप करते हुए जल्दी से साइड पर हटता है और कहता है तुम तो वाकई में यहाँ पर सीरियसली मुझे मारने पर तुली हो। तुम्हारा जाओ भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पर नहीं रुकती तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा।
जाऊंगा क्योंकि तुम मेरी मास्टर की बहन हो, तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर सबक तो सिखाना पड़ेगा। C2 लियान उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने यहाँ पर एरोगेंटली बिहेव कर सकते हो? मुझे पता है कि तुमने 2 सीनियर्स को हराया है, लेकिन 2 सीनियर्स को हराने से ये बात साबित नहीं होती कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। साथ ही वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हमारे जाओ की पावर्स वाकई में उससे ज्यादा है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारे जाओ ने उसको पकड़ लिया होता है। जाओ उसके हाथ बांधने के बाद उसे अपनी गोद में लेकर बैठा होता है और साथ ही उसकी तशरीफ के ऊपर थप्पड़ मार रहा होता है और उसे कहता है, चलो अब बताओ क्या तुम मुझे यहाँ पर हराओगी? उसने कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर सबक सिखाने वाली हो, अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे सबक सिखाओगी? अब क्या C2 लियान भी वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और साथ ही उसे कह रही होती है, नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, मुझे जाने दो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी रखी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।